सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम लोगों के चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जैसे अगर पौधे की बात करी जाए तो पौधों में भी जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके अमरूद हो गए, आम हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया, तो इस तरह के आपको पौधे नज़र आते हैं। और अगर जंतु साइड देखें यानी कि जंतु वर्ग की तरफ, तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अन्य सारे पशु पक्षी संबंधित हैं और हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों को देखें तो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखलाई पड़ते हैं। तो जितने भी सारे आपके आसपास जो सजीव है ना, चाहे वो पौधे की तरफ हो चाहे वो जंतु की तरफ हो, तो उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, जैव कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक चीज़ अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास जितने भी सारे सजीव हैं, चाहे वो आपके पौधों के वर्ग हो चाहे आपके जंतु साइड जो है कोई भी मेंबर्स हों, उन सबों को हम लोग क्या कहेंगे, जैव अवयव कहेंगे। यानी जीवित वर्ग जो है वह जैव अवयव के अंतर्गत रखा जाएगा। और जितने भी सारे निर्जीव हैं, है ना, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, आर्द्रता हो गया, आर्द्रता जो आपके हवा में जो मौजूद आपके वाटर कंटेंट्स होते हैं, आर्द्रता हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया यानी सनलाइट हो गया, तापमान हो गया, ये सब निर्जीव घटक होते हैं ना हमारे पर्यावरण के। तो इस निर्जीव घटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव अवयव। तो अपने आसपास के चारों तरफ को देखें तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सजीव दिखलाई पड़ते हैं और कुछ निर्जीव दिखलाई पड़ते हैं। और सजीव हम लोग किसको कहते हैं भाई, इसमें श्वसन, पोषण, परिवहन यानी कि ये सारे जैव प्रक्रम होते हैं, उसको हम लोग सजीव कहते हैं, है ना। और साथ साथ उसमें जनन भी होता है और एक निश्चित समय आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया आपका सजीव। और निर्जीव जो है वह जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, तो ये सभी के सभी आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करके रहते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित करके रहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे कहें कि क्या हम लोगों के पर्यावरण में सजीव और निर्जीव, जैसे हम लोग सजीव हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे सजीव हैं, तो क्या बिना हम लोग निर्जीव के रह सकते हैं? तो हम लोग अब कॉस्टली नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। और साथ साथ तापमान चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सजीव के साथ साथ निर्जीव का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सजीव इस पूरे पृथ्वी पर जो आपके रह रहे हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, वो बिना निर्जीव के नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यह जानना है कि किस प्रकार से पौधे, जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ मिलजुल करके रहते हैं, है ना, कि अकेले कोई नहीं रह रहे हैं इस पर्यावरण में। सभी के सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे से निर्भर रह करके यानी आश्रित होकर के रह रहे हैं, यहाँ पर आश्रित हैं, पर्यावरण में जी रहे हैं। तो आपका जो प्रकृति में सजीव अवयव है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, जैव दिया। और जो निर्जीव है उसको हम लोगों ने क्या दिया, अजैव अवयव का नाम दिया। अब देखिए कि कोई भी जीवित जीवधारी है, जैसे आपके पौधे हो गए या जंतुओं के कोई भी वर्ग हो गए, कोई भी जीवधारी जिस परिवेश में रहता है ना, यानी कि उसका चारों तरफ का जो आवरण होता है या क्षेत्र होता है, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। या इसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, सराउंडिंग यानी वातावरण कहते हैं। अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में ऐसे करें कि कोई भी जीवधारी, चाहे वो आपके गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षियाँ हो, मनुष्य हो या मछलियाँ हो, ये सभी का घर अलग अलग होता है ना। तो जो जीवधारी जिस क्षेत्र में परिवेश में रहते हैं वह क्या करता है, अपने परिवेश के हिसाब से ढलता है, बदलता है ना। तो उसको उस जीव का क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं या उसका पर्यावरण कहते हैं।
तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जीवधारी या प्रत्येक जीवधारी का अपना एक परिवेश होता है, सराउंडिंग होता है, जो अपने परिवेश से वह प्रभावित होता है। समझे, जैसे हम लोग अपने पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम लोगों का जो घर है वो स्थल मंडल है, यानी कि हम लोग जमीन पर रह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया। हम लोग मिट्टी पर रह रहे हैं, है ना, तो इस तरह से हम लोग का परिवेश क्या हो गया, हम लोग का सराउंडिंग्स हो गया। हम लोग के आसपास जितने भी सारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं, ये हम लोगों का पर्यावरण हो गया। साथ साथ अजैव अवयव जो नॉन लिविंग है, जिसको हम लोगों ने निर्जीव घटक कहा। तो किसी भी जीवधारी का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ना, उसका पर्यावरण कहलाता है, या उसका क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है, जो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं परिभाषा कि पर्यावरण की क्या परिभाषा है। तो लिखेंगे किसी जीव के चारों ओर, यानी कि कोई भी जीवधारी जो इस परिवेश में रह रहे हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, फैली हुई भौतिक या अजैव। और देखिए जब बात आई ये अजैव की, तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अजैव है, तो यह क्या होगा, निर्जीव घटक होगा, है ना। और जैव कारकों से निर्मित दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें सजीव का भी चर्चा हो रहा है और निर्जीव का भी चर्चा हो रहा है, जिसमें वह रहता है। यानी कि जैसे ही हम लोग अपने स्थल मंडल में रह रहे हैं, तो हम लोग बिना हवा पानी की मिट्टी के तो नहीं रह रहे हैं, तो हम लोगों के चारों तरफ भी क्या है, अजैव परिवेश है ना। तो वह रहता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो होता क्या है, हम लोग को हवा पानी मिट्टी तापमान सूर्य का प्रकाश, इसके बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो हम लोगों को अजैव कारक क्या करता है, प्रभावित करता है। उसे हम लोग उस जीव का क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण, जो पर्यावरण होता है ना, वह दो शब्द से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका परि, क्या होता है, परि मना होता है आपका चारों तरफ, और एक होता है आवरण। तो चारों तरफ का जो परिवेश है, क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी जीवधारी का पर्यावरण कहते हैं, यानी सराउंडिंग्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी जीवधारी जिस परिवेश में रहते हैं ना, तो उनका जो अपना एक क्षेत्र होता है, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और वह अपने पर्यावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे आपके पानी में जो मछलियाँ रहती हैं, वह उनके हिसाब से ढलती हैं, है ना। हम लोग जो है अपने स्थानों पर रहते हैं, स्थल मंडल में रहते हैं, तो हम अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, सबका जो है अजैव कारक का प्रभाव पड़ता है उस जीव पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण के जो अंतर्गत है ना, जैसे हम लोगों के जो सराउंडिंग्स है, यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिलते हैं, तो जल मंडल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जल मंडल। तो जल मंडल क्या है, आपका जो जल स्रोत है, जैसे कि नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, आपका समुद्र है, महासागर है। तो जहाँ पर जीवितों का वर्ग है, यानी कि जैव मंडल, जहाँ पर आपका जल है, चाहे वो आपके कोई भी जल स्रोत हो, जैसे आपके मीठे जल स्रोत होते हैं जैसे नदी तालाब पोखर, है ना। और एक होता है खारे जल स्रोत, जिसको आप समुद्र महासागर कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल कहते हैं। दूसरा है स्थल मंडल, यानी कि जमीन, है ना, तो उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और एक है वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी सारे आपके जीवित वर्ग हैं ना, वो तीन क्षेत्रों में रह रहे हैं। आपके जल मंडल में रह रहे हैं, दूसरा स्थल मंडल में रह रहे हैं, और वायुमंडल में रह रहे हैं। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि जैव मंडल का निर्माण किन किन से मिलकर के बना होता है। तो याद रखिएगा किससे मिलकर के बना होता है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। यानी कि जैव मंडल का निर्माण, यानी कि जो जीवित वर्ग हैं वो आपको मिलते हैं जल मंडल में, स्थल मंडल में और वायुमंडल में मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपके जीवित वर्ग जो हम लोगों के पर्यावरण में रह रहे हैं,
चाहे आपके पौधे हों, चाहे आपके जंतु हों, वो सभी के सभी जो जीवित वर्ग है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में जो चारों तरफ हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों को देखें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे सजीव होते हैं ना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, तो उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, या उसी को हिंदी में जैव अवयव कहते हैं। यानी कि जीवितों की दुनिया जो है जैव अवयव कहलाता है, जिसको हम लोग इस भाषा में कह सकते हैं सजीव जो होगा ना, वह कहाँ रखा जाएगा, सारे के सारे जैव अवयव के अंतर्गत रखे जाएंगे। और जो आपके निर्जीव होंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव कहेंगे। क्या कहेंगे, अजैव। जैसे हमारे आसपास का जो क्षेत्र होते हैं उसमें जैव अवयव कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे उत्पादक में कौन कौन से जो है मेंबर्स रखे गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि हम लोगों के प्रकृति में दो घटक होते हैं। एक होता है जैव अवयव, यानी कि जीवित वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर। क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और उसके बाद अपघटन करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी सारे आपके जीवित वर्ग हैं, जीवित घटक हैं, यानी सजीव हैं, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, जैव अवयव में रखते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता शामिल होते हैं। अब दूसरा है आपका अजैव अवयव, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हवा है, मृदा है, जल है, ताप है, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, अजैव घटक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। और अजैव को क्या बोले, एबायोटिक। क्या बोले, एबायोटिक कंपोनेंट्स बोले। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके जीवित वर्ग हैं और निर्जीव हैं, यानी कि जो है अजैव घटक हैं, आपस में जो है इंटरैक्ट करके रहते हैं, यानी आपस में अंतःक्रिया करके रहते हैं ना, तो एक बनाता है सिस्टम। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग जैव अवयव की बात करें, तो आपके जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता है, यानी कि खुद हम लोग अगर की बात करें, हम अपनी बात करें, तो जितने भी सारे सजीव हैं, क्या वो बिना हवा, मृदा, जल, तापमान के बिना रह सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे सजीव अवयव हैं वो बिना निर्जीव के जीवित नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सबों को जिंदा रहने के लिए, यानी सजीव को जीवित रहने के लिए अजैव घटक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैव अवयव होते हैं, वह अजैव के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके, यानी संबंधित होकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। कौन कौन सी बात, कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है, तो हम लोग आंसर में करेंगे जल मंडल से, स्थल मंडल से और वायुमंडल से। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैव अवयव के अंतर्गत कौन से मेंबर्स आते हैं, तो कहेंगे सजीव घटक आते हैं। अजैव के अंतर्गत कौन आते हैं, तो कहेंगे निर्जीव घटक आते हैं। और जैव अवयव के अंतर्गत कौन कौन रखा जाता है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन कर्ता रखा जाता है। तो उत्पादक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को क्या कहते हैं, कंज्यूमर। और अपघटन कर्ता के क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। अब देखिए कि जैव अवयव और अजैव अवयव ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट माना होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो वही क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र का
निर्माण करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, यानी कि इकोसिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो है एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से आया है। यानी कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, इनकी उत्पत्ति जो है ना एक ग्रीक वर्ड से हुई है, जो आपके ओइकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होम यानी घरेलू होता है। और पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपके जीवित हैं, जीवित को हम लोग क्या कहे, जैव अवयव कहे, और अजैव अवयव के साथ आपस में अंतः संबंध बना करके यानी संबंधित होकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो इसको हम लोग देखिए इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई होती है। क्या होती है, प्राकृतिक यानी नेचुरल सिस्टम होता है या यूनिट होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति की संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक प्राकृतिक इकाई होती है। अब देखिए कि जो हम लोग के पारिस्थितिक तंत्र होती है वह किससे बन करके बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है। तो वो आपके सजीव अवयव और निर्जीव अवयव से मिलकर के बना होता है। यानी एक ऐसा तंत्र जो सजीव और निर्जीव के मिलने से बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव का संबंध होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल सिस्टम होता है, प्राकृतिक इकाई होती है, यानी नेचुरल आपका यूनिट होता है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी, यानी कि जिसमें कोई भी क्षेत्र का जो है सभी मेंबर्स यानी ऑर्गेनिजम्स अर्थात पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे बंदर है, मछलियां हैं, मनुष्य है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हैं, ये सभी के सभी ना अपने अजैव परिवेश के साथ, क्योंकि सभी जीवों का एक क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने परिवेश के साथ क्या करते हैं, एक जो है इंटरैक्शंस बनाते हैं, और वह उसको प्रभावित करता है ना, जो आपके अजैव अवयव हैं उससे वह जीव प्रभावित होता है, जिसको हम लोग क्या कहे, उस जीवधारी का पर्यावरण या वातावरण कहे, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, यह एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जो ओपन सिस्टम है यह जो है क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इकोसिस्टम एक प्रकार का ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र होता है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले किसने किया था, एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने कब किया था, तो डेट याद रखिएगा 1935 ईस्वी में किया था। और यह आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ध्यान में रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टॉन्सले। यहाँ पर हिंदी में हम लोग लिखे टॉन्सले, तो एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में किया था। और इकोसिस्टम कहाँ से आया है, तो ओइकोस वर्ड से आया है, जिसका क्या मतलब होता है, घर होता है, यानी हाउस होता है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है इसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहे, क्या होता है, जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। तो एक परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ से कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। यानी तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर
प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यह ऊर्जा जो होता है यह कहाँ से प्राप्त करती है, यानी कि यह पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए मुख्यतः सूर्य पर निर्भर रहती हैं। यानी कि जो मेन जो सोर्सेस है ऊर्जा का वो क्या है, सूर्य है। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है जो सीखा इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि पर्यावरण का परिभाषा आप लोगों में बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप नोट्स भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग जो है इसको हम लोग नोट्स वाइज भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सीखा और इससे जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से जो है बिंदु महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला जो होगा वो हम लोगों का होगा पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण जो है अगर पूछा जाए पर्यावरण की क्या परिभाषा है, तो हम लोग कहेंगे कि पर्यावरण जो होता है वह दो शब्द से मिलकर के बना होता है, परि और आवरण। किससे बना होता है, परि और आवरण से मिलकर के बना होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण जो होता है वह क्षेत्र या परिवेश होता है। तो किसी भी जीवधारी का जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है ना, वह उस जीवधारी का क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है या वातावरण कहलाता है। जो अजैव यानी कि निर्जीव घटक जो होते हैं वो आपके वह जैव को यानी कि जीव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला बात हम लोग रखेंगे पर्यावरण की क्या परिभाषा है। फिर हम लोग करेंगे कि जैव मंडल का निर्माण किस किस से होता है। तो जल मंडल से होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, और वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना तो वहाँ पर आपके जैव मंडल का निर्माण किन किन मंडलों से होता है, तो लिखेंगे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब देखिए जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो रखेंगे हम लोग कि उत्पादक, क्या करेंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। हम लोग अगले भाग में देखेंगे, अगले क्लास में, जो हम लोग का क्लास दूसरा रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैव अवयव यानी सजीव घटक जो होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादक हम लोग पोषण अध्याय में भी पढ़े थे ना। उत्पादक किसको कहते हैं हम लोग, हरे पौधे को कहते हैं ना। तो ये अपने से भोजन बनाएंगे, तो उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा, हरे पेड़ पौधे आएंगे, चाहे वो आपके निम्न वर्गीय यानी सरलतम पौधा। सरलतम पौधा किसको बोलते हैं, शैवाल को कहते हैं, है ना। और विकसित पौधे फूल वाले पौधे को बोलते हैं। तो निम्न वर्गीय पौधे हो चाहे आपके उच्च वर्गीय हो यानी हायर प्लांट्स हो, तो उसको उत्पादक में रखेंगे। उपभोक्ता क्या करेगा, अपने से भोजन नहीं बनाएगा। और आगे के लिए याद रखिएगा उत्पादक जो होते हैं ना वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत उपभोग करने वाले यानी दूसरे पर आश्रित रहेंगे यानी अपने से भोजन नहीं बनाएंगे। तो उत्पादक इस अवस्था में क्या हो गया, स्वपोषी हो गया, है ना। उपभोक्ता क्या हो गया, परपोषी हो गया ना। तो उपभोक्ता को हम लोग 3 हिस्से में कैटेगराइज किए, 3 प्रकार से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और उसके बाद है अपघटन करता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। इनके अंतर्गत क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, बहुत सारे आपके जो हैं कवक के सदस्य आते हैं जो क्या करते हैं, जटिल जीवों को यानी कि जो आपके सड़े गले जंतु है ना, पौधे हैं, उसको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी सीधा सीधा याद रखिएगा अपघटन का काम करते हैं, यानी जटिल से सरल रूप में मिलाते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपघटन कर्ता कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके सजीव यानी जैव अवयव के अंतर्गत मिलता है। और अजैव के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो निर्जीव घटक, हवा, मृदा, जल, ताप, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, ये सब का सब क्या है, अजैव घटक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र होता है, ठीक। और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एजी टॉन्सले ने
किया था। तो आज हम लोग सीखे कि पर्यावरण क्या होता है और वातावरण की परिभाषा। हम लोगों ने देखा कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है। हम लोगों के पर्यावरण में दो अवयव होते हैं, सजीव और निर्जीव होते हैं। सजीव को जैव कहते हैं, निर्जीव को अजैव कहते हैं। फिर देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जैव अजैव मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और ये क्या होती हैं, स्वपोषित, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। और इसमें जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजीटॉन से ले और यह एक प्रकार का क्या है, आपका ओपन सिस्टम है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। हम लोगों ने यहाँ भी देखा है ना पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं क्लास दूसरा में कि पारिस्थितिक तंत्र जो है उनकी अलग अलग परिभाषा क्या होती हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने कौन कौन से मत दिए हैं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना क्या है और कार्य क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं और उनके जो है कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखे थे। हमारा पर्यावरण क्लास 2 होने वाला है जिसमें हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र के परिभाषा देखेंगे, क्या परिभाषा है उनकी, उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनकी क्या संरचना अवयव है, उनके क्या कार्य हैं तथा कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, और ये हम लोगों ने देख लिया है कि प्रकृति की जो है कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जो भी आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में जो आपके जैव अजैव हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया था। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। क्या होता है, खुला तंत्र होता है। और एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, कौन थे, लिंडमैन। उनके अनुसार जो है ना पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है कि किसी भी आकार की, किसी भी क्षेत्रीय इकाई में, क्या है, किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक, जैविक, भौतिक हो गया आपका क्या, एबायोटिक हो गया, इसको बोलते हैं अजैव अवयव बोलते हैं। अजैविक क्या हो गया, सजीव, जिसको हम लोग जैव अवयव कहते हैं। क्रियाओं द्वारा निर्मित यानी बने व्यवस्था को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, उन्होंने क्या किया कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दी, जिसके अनुसार किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक यानी कि जो निर्जीव है, जैविक जो सजीव है, क्रियाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा। जो सजीव होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव घटक कहते हैं, अपने आसपास के निर्जीव घटक के साथ क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, यानी कि वे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। जो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में भी देखा था कि जो आपके सजीव है वह अपने आसपास के पर्यावरण से, अपने आसपास के जो है सराउंडिंग से, जो है क्षेत्र से क्या करता है, अंतः संबंध बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोगों के आसपास जो है ना कुछ ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी कि जैव अजैव का जो एक यूनिट होता है, ये आपके प्रकृति के द्वारा दिए गए रहते हैं। जैसे कि नदी है, आपका जो है जंगल है, पर्वत है, समुद्र है, महासागर है, इन सबों को हमने बनाया है, नहीं बनाया है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र या ऐसे सजीव निर्जीव का जो इंटरैक्शन, एक ऐसा यूनिट जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, यानी कि वह प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम को, जिसको हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यह जो होता है ना दो तरह के होते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है कि एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र
जिसका निर्माण खुद प्रकृति करती है, यानी कि उसमें हम लोगों की बनाने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, यानी कि जो कैसा होता है? गॉड गिफ्टेड होता है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल इकोसिस्टम्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र यानी वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण खुद प्रकृति करती है या प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे नदी हो गए, जंगल हो गए, समुद्र हो गए, इन सबों को हमने नहीं बनाया है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और एक ऐसा तंत्र जिसको जो है किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया अपने आवश्यकता अनुसार। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति प्रदत्त नहीं होते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण प्रकृति ना कर करके खुद मनुष्य करता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसको हम लोग मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित, या इसी को बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहेंगे। यानी इसको आप कह सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। और जो प्रकृति द्वारा दिया गया रहेगा उसको क्या कहेंगे? नेचुरल। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम लोगों का हो जाएगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जैसे फसली क्षेत्र हो गया, यानी खेतों को हम लोग अपने से बनाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हो गया आपका मत्स्य गृह हो गया, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप पर जो है ना, एक शीशे के घर में मछली को रखा जाता है, उसमें मछली का भोजन बाहर से दिया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया जाता है। तो मत्स्य गृह जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। जैसे हम लोग तालाब में मछलियों को पालते हैं तो वो अपने से बनाया गया क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो प्रकृति में दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र हो गए, एक खुद प्रकृति बनाती है यानी प्रकृति प्रदत्त पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। लेकिन कुछ वैसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण जो है मनुष्य की आवश्यकता अनुसार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब आइए देखिए संरचना, इनकी क्या क्या संरचना, इसको हम लोग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर के साथ साथ कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। तो प्रकृति में जितने भी सारे जो है आपके इकोसिस्टम है उन सबों में जो है दो तरह के अवयव होते हैं। इसको जो है हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक है अजैव अवयव और एक है जैव अवयव है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रखा है, तो वहाँ पर भी जो है जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला क्लास तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की संरचना की बात करें यानी कि स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स की बात करें तो इसको हम लोगों ने क्या किया? दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। पहला जो है आपका अजैव अवयव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें कैसे जो है मेंबर्स आते हैं? तो निर्जीव घटक आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैव अवयव, यानी एक ऐसे मेंबर्स जो क्या है? जीवित है यानी सजीव है। तो देखिए अब अजैव की बात करें तो हवा, जल, मिट्टी, आर्द्रता, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी के सभी क्या है? अजैव है यानी निर्जीव घटक है। हवा यानी कि एयर है, जल है जिसको वाटर कहते हैं, मिट्टी हो गया आपका सॉइल, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, तापमान टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, ये सारा का सारा क्या है? अजैव अवयव है। और हम लोग इस पृथ्वी पर सदियों से रह रहे हैं, है ना,
तो इस पृथ्वी पर हम लोग पुराने समय से रह रहे हैं ना, जो वर्तमान समय का जो दौर है, जो आज तक की कहानी है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह होता है जिस पर जीवन संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो है उचित भोजन उपलब्ध है, रहने के लिए घर उपलब्ध है, पहनने के लिए कपड़े हैं, साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है ना, तो इस तरह से फेवरेबल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पृथ्वी पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना, अजैव अवयव यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, हवा है, जल है, उसके बाद आपका मिट्टी है, आर्द्रता है, तापमान है, सूर्य का प्रकाश, ये सब के सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब आइए जैव अवयव की तरफ। तो जैव अवयव को हम लोग क्या कहे, बायोटिक कहे, इसके अंतर्गत सजीव आएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 हिस्से में कैटेगराइज किया। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा क्या है, अपघटनकर्ता। तो उत्पादक को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। और अपघटनकर्ता को क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। तो उत्पादक हो गए आपके प्रोड्यूसर्स, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, है ना, जिसमें आपके शैवाल आते हैं, अलग अलग प्रकार के विकसित पौधे आते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 पोषण में, आप जाकर के देख भी सकते हैं कि पौधे जो होते हैं ना, वह अपने से भोजन बनाते हैं, और अपने से भोजन बनाने की कला में उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पौधे जो होते हैं उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की थी ऑफलाइन बैचेज में। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से जो है आवश्यक सामग्रियां होती हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो उत्पादक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स नाम दिया। क्यों भाई, क्योंकि यह जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। अब आइए उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो होता है ना, वह अपने से भोजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, परपोषी नाम दिया। क्या नाम दिया, परपोषी, यानी एक ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो ये हो गए आपके ऑटोट्रॉप्स, ये क्या हो गए आपके हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि परपोषी जीवधारी जो दूसरे पर आश्रित रहेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, जंतु, जितने सारे जंतु है ना, वो सब को उपभोक्ता में रखा। और इसको हम लोगों ने क्या किया, 3 हिस्से में कैटेगराइज किया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसके बाद क्या है, टर्सरी। क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि उपभोक्ता को हम लोग क्या किए, 3 हिस्सों में बांटे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है डायरेक्टली जो है यह पौधों को खाता है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, शाकाहारी जीव हो गए। हम लोग आगे देखेंगे फूड चेन में, आहार श्रृंखला में। तो यहाँ तक के लिए जो उपभोक्ता होते हैं वह अपने से भोजन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। तो इन लोगों को ना, उपभोक्ता को हम लोग क्या किए, कंज्यूमर को 3 हिस्से में बांट दिए।
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या होते हैं, सीधे पौधों पर आश्रित होते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहे, शाकाहारी जीव कहे, यानी हर्बीवोरस एनिमल्स के। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या होता है, मांसाहारी होता है, क्योंकि वह प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो आपके क्या होते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी जीव होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बांटा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसी से ना आपके उत्पादक उपभोक्ता के अलग अलग स्तर, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, तृतीयक उपभोक्ता हो गए, ये सब के सब ना आपस में किस वजह से जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए आपस में जुड़े रहते हैं, और ये सब बनाते हैं एक चेन, श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आइए अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता जो होते हैं ये, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डीकम्पोजर कहते हैं, क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सूक्ष्मजीव, कवक, बहुत सारे कीट पतंग यानी इंसेक्ट जो होते हैं शामिल होते हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है आपका कीट पतंग, है ना। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो किसका काम करते हैं, डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो यह क्या करता है, सड़े गले चीज़ों को मिट्टी में परिवर्तित कर देता है, यानी जटिल रूप से या सरल रूपों में बदल देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का क्या क्या उदाहरण है। तो नदी है, आपका जो है जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, समुद्र हो गया, ये सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ना। और उसके बाद अगर क्या करी जाए, मनुष्य के द्वारा अगर बनाया जाएगा, यानी मैन मेड इकोसिस्टम होगा, प्रकृति प्रदत्त ना हो करके वह मानव निर्मित होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, जिसमें आपका घास का मैदान है, उसके बाद क्या है, मत्स्य गृह है, ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियल है। फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जैव है और अजैव है। तो अजैव को हम लोगों ने जो है हवा, जल, मिट्टी, आर्द्रता, तापमान, सूर्य का प्रकाश आता है इसके अंतर्गत, और जैव अवयव के अंतर्गत आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। उपभोक्ता कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, तो 3 कैटेगरीज में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं कार्य पर कि पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य में है कि विभिन्न पदार्थों का प्रवाह एवं चक्रण करता है। जो आपके उत्पादक, उपभोक्ता के अलग अलग स्तर है ना, इन्हीं से जो है पोषक तत्व होते हुए जो है क्या पहुंचते हैं, अन्य लेवल तक पहुंचते हैं। यानी कि जो ऊर्जा होता है, यानी कि जो अलग अलग रूप में, वह क्या होता है आपके एक लेवल से दूसरे लेवल में इसी सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरा है, इसमें पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है ना, और खाद्य जाल जो होती है, पर्यावरण के स्थायित्व या संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे आपके प्रकृति में पाए जाने वाले जीव हैं, है ना, जंतु हैं, वो सभी के सभी जो है आपस में इंटरैक्ट होकर के, यानी कि आश्रित होकर के कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक मुख्य अवयव होता है। चाहे वो आपके उत्पादक हों, उपभोक्ता के कोई भी स्तर हों, या आपके अपघटनकर्ता हो, तो ये सभी के सभी हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना, ताकि हमारा पर्यावरण क्या रह सके, स्वच्छ रह सके। अगर हम लोग अपघटनकर्ता के बारे में देखें तो अपघटनकर्ता के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आता है, जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को, जैसे मरे गाय, भैंस, घोड़े, इन सबों को क्या करते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं। जैसे आपके फल हो गए, जंतु हो गए, मरे हुए जंतु हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इन सबों को क्या करते हैं, सड़ा गला करके मिट्टी में
मिला देते हैं। तो अगर अपघटनकर्ता नहीं रहते तो फिर हम लोगों के प्रकृति में क्या हो जाता, बहुत सारा जो है प्रदूषण, कचरा फैल जाता। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और याद रखिएगा कि अपघटनकर्ता के बिना जो है ना कोई भी पारिस्थितिक तंत्र अधूरा माना जाता है, ठीक है। और ये जो आपके उत्पादक हैं, जितने भी सारे आपके सिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, प्रोड्यूसर्स यानी कि जिससे उसको ऊर्जा मिलती है ना, यानी पौधों से शुरू होता है, तो उस आहार श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं खाद्य आहार श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खाद्य आहार श्रृंखला। यानी कि एक ऐसी आहार श्रृंखला जिसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हरे घास से मिलती हैं, प्रोड्यूसर से मिलती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य आहार श्रृंखला, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद एक है आपका, अगर सड़े गले चीज़ों से आहार श्रृंखला ऊर्जा मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं? अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। तो याद रखिएगा, आहार श्रृंखला दो तरह का होता है। एक होता है जीएफसी। क्या होता है? जीएफसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग चारण। क्या बोलते हैं? चारण या खाद्य आहार श्रृंखला। क्या बोलेंगे? खाद्य या चारण आहार श्रृंखला कहेंगे, आहार श्रृंखला कहेंगे। और दूसरा क्या होता है? डेट्राइटस। क्या होता है? डेट्राइटस, जो सड़े गले चीज़ों से शुरू होगा, डेट्राइटस फूड चेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरद प्रकार का। क्या बोलते हैं? अपरद आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, जो हम लोग अगले क्लास में भी देखेंगे कि जो आपके खाद्य श्रृंखला है उसको दो भाग में बांट दे, एक है खाद्य, एक है अपरद प्रकार का। तो खाद्य जो होगा या चारण जो होगा वह किससे शुरू होगा? उत्पादक से शुरू होगा। और जो आपके डेट्राइटस है, अपरद है, वह सड़े गले से शुरू होंगे, है ना, ऊर्जा मिलेगी उसको सड़े गले से। और इसका मेन जो सोर्सेस होगा, एनर्जी सोर्सेस होगा इसका, वह क्या होगा? सूर्य होगा। और इसका क्या होगा? सड़े गले मृत पदार्थ होंगे, जिसको हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है। पारिस्थितिक तंत्र जो है एक ओपन सिस्टम है, अलग, जैसे कि लिंडमैन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा दी गई है। टाइप्स यानी पारिस्थितिक तंत्र के क्या प्रकार हैं, और हम लोगों ने देखा संरचना। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं इसके क्या कार्य हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्लास 3 में हम लोगों का आहार श्रृंखला, आहार जाल, ये सब हम लोग उनके अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ टाइप देखेंगे। आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फूड चेन कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी सारे आपके जैव अवयव हैं, यानी जीवित वर्ग है, जैव अवयव किसको हम लोग कहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसा घटक होता है जो सजीव होता है। और उस जैव अवयव को ना हम लोग 3 ग्रुप्स में बांटे थे। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और क्या है? अपघटनकर्ता। ठीक है, इतना था। फिर देखिए, उत्पादक अपने से भोजन बनाते थे, ठीक है, जिसमें आपके हरे पौधे थे। उपभोक्ता अपने से भोजन नहीं बनाते थे, ठीक है ना। और उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला था हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता था। और अपघटनकर्ता के अंतर्गत क्या आते थे? सूक्ष्मजीव आते थे, कीट पतंग आते थे और कुछ कवक आते थे, यही ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जितने भी सारे उत्पादक हैं, उत्पादक तो अपने से भोजन बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं और ना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इसीलिए हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, जो हम लोग देखे थे वहाँ पर। और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो हम लोग के उत्पादक हैं यानी भोजन बनाने वाले, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे देखिए घास है, क्या है? घास है। दूसरा, घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिसको हम लोग ग्रास हॉपर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाएगा भाई?
तो ये खाएगा आपके सर्प यानी सांप खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, और स्नैक जो है किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा खा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकृति में होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के भारतीय भवन में आप पेज भी पलट सकते हैं, हमारा पर्यावरण जो हम लोगों का क्या है, जो आपका परिभाषा दिया गया है ना आहार श्रृंखला का, तो इस पहले ही पेज पर जो है लिखा हुआ है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वह एक दिशीय होता है। क्या होता है, आप भारतीय भवन भी पलट सकते हैं, वहाँ पर देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय यानी कि एक दिशीय प्रवाह होता है, उसी को हम लोग यूनी डायरेक्शनल के, ठीक है, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। यानी कि जो भी ऊर्जा होती है वह प्रवाह किस ओर होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, क्योंकि भोजन बनता है आपके उत्पादक में, घास बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, तो इसलिए ऊर्जा तो घास में बन रहा है, इसलिए जो है वह एक जीव से वह दूसरे जीवों में ऊर्जा जो है क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल कह दिए, एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध यानी कि इस श्रृंखला में जो जुड़े सारे के सारे जीव हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि ये ग्रासहॉपर जो है ये घास को खाएगा, मेढक जो है ग्रासहॉपर को खाएगा, सर्प जो है मेढक को खाएगा, और पक्षी क्या करेगा, सांप को खाएगा। तो इस तरह से सब जुड़ा हुआ है। जीवों के इस श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। ये आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं निकाल करके। ठीक है, तो यही लाइन आप लोग के भारतीय भवन में भी दिया गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो होता है जीवों के द्वारा होता है। तो जीवों के इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है, घास है, टिड्डा है, मेढक है, सर्प और पक्षी है। ठीक है, ये घास के मैदान का क्या है, आहार श्रृंखला है। जब हम लोग घास के मैदान का अध्ययन करते हैं ना या देखते हैं कि तो घास होता है वहाँ पर होता है ना, और ये घास जो है भोजन बनाएंगे क्योंकि ये हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कौन खाता है, टिड्डा खाता है, मेढक खाता है, फिर सर्प खा लिया इसको, पक्षी खा लिया सर्प को, इस तरह से चेन बनता है। अब ध्यान से समझिए ये क्या होते हैं, आपके उत्पादक। क्या होते हैं, उत्पादक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझते हैं। अब देखिए टिड्डा क्या होता है, क्योंकि ये घास को खाएगी इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, क्यों बोले प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि जो है कोई भी जीवधारी जो अपने से भोजन नहीं बनाता है वह सीधा अगर घास को खाएगा ना, अगर वो सीधे घास से ऊर्जा लेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मेढक तो टिड्डा को खा रहा है, और टिड्डा जो है क्या खाया था, घास खाया था। तो मेढक क्या हो गए, ये तो शाकाहारी जीव हो गया ना, तो इसको खाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह क्या हो गया, द्वितीयक। क्या हो गया, द्वितीयक। इसको क्या बोले, द्वितीयक उपभोक्ता बोले। और ये क्या है, तृतीयक। क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। और इसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च। क्या बोलेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखिए ये है घास, उत्पादक है, ये अलग अलग स्तर के उपभोक्ता हैं। और याद करिए जब हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्लास दूसरा में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि उपभोक्ता को हम लोग कितने ग्रुप्स में बांटे थे, 3 ग्रुप्स में। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा था, शाकाहारी था ना, तो लिखते हैं शाकाहारी जीव था। उसके बाद ये क्या था, मांसाहारी था, मांस मछली खाने वाला था। अब मांस मछली करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यह जो है यानी कि हार्बीवोरस को खाएगा, शाकाहारी जीव को खाएगा कौन, मेढक। तो ये क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। ये क्या हो गया, आपके मांसाहारी हो गए, और ये भी आपके क्या हो गए, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, ये तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, बाकी ये सब तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। और कि इसमें क्या होता है, हरित लवक होता है। क्या होता है,
हरित लवक होता है, यानी कि इसी की मौजूदगी के कारण यह भोजन बनाएंगे। तो भोजन बन रहा है कहाँ? घास में। ठीक है, अब देखिए टिड्डा किसको खाता है? घास को खाता है। मेढक किसको खाता है? टिड्डा को खाता है। सर्प किसको खा रहा है? मेढक को। और पक्षी किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है। यही बात है। अब ध्यान से समझिए इसमें कि जैसे अगर टिड्डा घास को खा रहा है तो टिड्डा इस वे में या इस मायने में टिड्डा तो शक्तिशाली हो गया क्योंकि इसको खा रहा है, घास को खा रहा है। लेकिन मेढक के मामले में ये है नहीं है, क्योंकि मेढक जो है इसको खा रहा है। नहीं होता है कि किसी भी कंडीशंस में कि हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको हम लोग दादाजी कहते हैं, ऐसा है। तो इसमें भी देखिए कोई भी जीवधारी जो है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए टिड्डा शक्तिशाली है, घास को खा रहा है। मेढक यहाँ पर शक्तिशाली है, टिड्डा को खा रहा है। लेकिन इस मामले में जब सर्प आ जाए ना तो मेढक जो है वह इसके सामने में क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है। यानी कि सांप जो है फिर मेढक को खा लेगा, जो उसका मन पसंदीदा भोजन है, यही ना। अब ध्यान से समझिए, तो घास है, टिड्डा, मेढक, सर्प और पक्षी। अब सब में अगर कहा जाए तो देखिए ये क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक श्रृंखलाएं हैं, है ना। हम लोग के सजीव का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए कि आहार श्रृंखला में क्या होता है, कोई भी जीवधारी, जैसे मान लिया जाए इसके साथ अगर हम लोग करें तो ये है एक जीवधारी। ठीक, कोई भी जीवधारी जो है किसी जीवधारी को खाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी जीवधारी जैसे टिड्डा है किसी जीवधारी को खाता है, मतलब टिड्डा घास को खा रहा है। ठीक है, तो कोई भी जीवधारी यानी टिड्डा घास को खाता है, इसी को लैंग्वेज में कहेंगे कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। अब फिर यहाँ देखिए मेढक में मेढक क्या खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। और मेढक किसके द्वारा खाया जा रहा है? सर्प के द्वारा खाया, यानी सांप के द्वारा खाया जा रहा है। तो अब इसमें देखिए कि आहार श्रृंखला में क्या हो रहा है, कोई भी जीवधारी जैसे मेढक है, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खा रहा है, यानी कि मेढक जो है टिड्डा खा रहा है और किसके द्वारा? सांप के द्वारा खा लिया जा रहा है। तो देखिए सब में वही हाल है, सांप जो है मेढक को खाता है और पक्षी सांप को खा लेता है। तो हम लोग एक अपने से परिभाषा बना सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी कि ये सब जो जुड़ा हुआ है आपस में, ये तो सब भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी सारे लेवल होते हैं, उत्पादक, अलग अलग स्तर के उपभोक्ता, ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? पोषण के स्तर पर जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और यही जुड़ करके ना एक श्रृंखला बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। और एक बहुत ही सरल परिभाषा, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, जैसे यहाँ पर देखिए घास का इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो है जलीय इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है, इस तरह से है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? कोई भी जीवधारी, देखिए कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यही जो श्रृंखलाएं बनती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। समझे बात? अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जो उत्पादक होते हैं अपने से भोजन बनाते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। तो ये हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपने से भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जो हम लोग का ऑफलाइन क्लास जब हो रहा था ना, तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री जुटानी पड़ती हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रकाश संश्लेषण का क्या रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हरे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। बोले थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो ये हो जाएगा शाकाहारी। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे शाकाहारी क्यों होता है? तो यहाँ देखिए ये जो घास है ये क्या है? आपका उत्पादक है ना, भोजन बनाता है। देखिए स्वपोषी जीव है। अब बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तो देखिए ये टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, है ना।
पहली बार ये घास को खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और प्राथमिक उपभोक्ता किसको खा रहा है? घास को खा रहा है। तो जैसे घास को खाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? शाकाहारी कहते हैं, यानी साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, अब मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ लिखे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी होता है, लेकिन द्वितीयक क्या होगा? मांसाहारी होगा। समझे बात? अब देखिए यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता कैसा हो गया? शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता कैसा हो गया? मांसाहारी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए आहार श्रृंखला जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है खाद्य। क्या होता है? खाद्य, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या कहेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आप भी लिख सकते हैं GFC। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो याद रखिएगा। लेकिन आहार श्रृंखला दो तरह का होता है, एक खाद्य या चारण कहते हैं इसी को, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजिंग फूड चैन। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अपरद है। क्या है? अपरद आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट्राइटस। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चैन। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चैन। अब ध्यान से समझिए, देखिए ग्रेजिंग फूड चैन जिसको हम लोग खाद्य या चारण आहार श्रृंखला कहते हैं, और दूसरा क्या है? अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। तो ग्रेजिंग फूड चैन जब भी शुरू होगा ना, वह घास के मैदान से शुरू होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, घास है, शैवाल है, घास है, घास है, ये सब का सब जो है ना उत्पादक से शुरू हो रहा है, घास से शुरू हो रहा है ना। तो घास को सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो समझ लीजिए जितना भी सारा खाद्य आहार श्रृंखला है, मेन ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूरज। क्या होता है? सूरज। तो इधर देख लीजिए, घास यानी चारण आहार श्रृंखला में जो होगा उत्पादक, वह क्या होगा? भोजन का जो मुख्य स्रोत होगा वह घास होगा, और उसको सबसे ऊर्जा कहाँ मिलेगी? पहले सूर्य से मिलेगी। तो उसको क्या कहेंगे? खाद्य या चारण आहार श्रृंखला। तो हम लोग इसको परिभाषित भी ऐसे कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार जो क्या होता है? घास के मैदान से शुरू होता है, या हम लोग इसको अलग परिभाषित कर सकते हैं, आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। यानी कि यह आहार श्रृंखला किससे शुरू होगा? घास से शुरू होगा। तो उसको क्या कहेंगे? खाद्य। ठीक है, अब आइए अपरद। तो अपरद क्या होता है? सरे गले मृत जीवी से शुरू होता है, तो क्या बोलेंगे? अपरद। समझ में बात आई? यानी कि आहार श्रृंखला शुरू होगा उत्पादक से, और यहाँ किससे होगा? मृत जीवी से। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग। देखिए घास है, यानी घास के मैदान का आहार श्रृंखला हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले घास है जो उत्पादक है, ग्रास हॉपर यानी वही टिड्डा। ठीक है, मेढक जो है किसको खाएगा? टिड्डा को खाएगा, यानी ग्रास हॉपर को खाएगा। अरे ग्रास हॉपर जो है ना अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, ये क्या होगा? हिंदी हो गया टिड्डा। ठीक है, समझ गए? ये घास है, टिड्डा है, मेढक है, सर्प है और पक्षी है। और ध्यान दीजिएगा, तीर हम लोग जो है ना ये ऊर्जा की दिशा दर्शा रहे हैं। अब बाकी आप तो जानते ही हैं कि ग्रास ऊपर इसको न खा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे उल्टा तीर देते हैं ऐसे करके, तो ये गलत है। हम लोग क्यों तीर दिए ऐसे? क्योंकि ऊर्जा की दिशा को बता रहे हैं। यानी घास में ऊर्जा बना पहली बार, यानी प्रकाश संश्लेषण से, और वह किस तरफ गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वोच्च तक गया। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल्स अपने नोट्स बुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? शैवाल होता है, छोटे जंतु होते हैं, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ होती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं जंगल का या वन पारिस्थितिक तंत्र का, लिख देते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है बताइए? इसमें घास होगा, है ना, और वह जो है किसके द्वारा खाया जाएगा? हिरन के द्वारा घास खाया जाएगा। और शेर या बाघ किसको खा लेगा? हिरन को खा लेगा। तो ये हो गया हम लोगों का वन पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला। तो ये बड़ी सिंपल है, आप इतना कंसेप्ट याद रखिएगा आहार श्रृंखला का परिभाषा। और अभी आप लिख भी सकते हैं ये परिभाषा जो किसी बुक में नहीं लिखा गया है, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आप नोट्स भी कर सकते हैं कि
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, लिखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी, क्या, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है, किसी भी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा, क्या बोले, किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है ना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, जिससे क्या बनता है, एक श्रृंखला बनती है, जिससे क्या होता है, एक श्रृंखला बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, ये किस प्रकार से या किस कारण से क्षय होते हैं, इनका हम लोगों पर यानी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम लोग क्षय होने से किस प्रकार रोक लगा सकते हैं यानी बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हम लोगों के जो ओजोन परत होते हैं ना, यह एक विशेष प्रकार का वायुमंडलीय परत होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों के वायुमंडल में होते हैं अलग अलग प्रकार के परत होते हैं, जिसमें आपके स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, वहाँ पर एक वायुमंडलीय परत पाया जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहे, समताप मंडल कहे। वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा परत होता है जिस पर क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, जो हम लोगों के साथ साथ पौधों के लिए क्या होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं। तो वह जो लेयर होता है आपके ओजोन परत, यह हम लोग को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हम लोगों की रक्षा करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो हम लोगों का जो ओजोन परत है ना, यह एक प्रकार का क्या है, वायुमंडलीय परत है, यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर होता है जो पृथ्वी तल से लगभग जो है 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि ओजोन परत एक प्रकार का वायुमंडलीय परत है, जिसको बोले एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो हम लोगों को किससे, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोगों की रक्षा करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के वायुमंडल में ना अलग अलग प्रकार के लेयर्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वायुमंडलीय परत है ट्रोपोस्फेयर से, जैसे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर्स, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद है मीजोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर्स और एक्जोस्फेयर्स। तो ये हम लोगों के वायुमंडलीय परत होते हैं, यानी कि हम लोगों के एटमॉस्फेरिक लेयर। लेकिन जब हम लोग ओजोन परत की बात करते हैं, तो ओजोन परत जो होता है ना, एक वायुमंडलीय परत होता है ना। तो हम लोगों ने लिखा है कि यह एक वायुमंडलीय परत होता है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय परत है। ट्रोपोस्फेयर्स है, स्ट्रेटोस्फेयर्स है, मीजोस्फेयर्स है, थर्मोस्फेयर्स और एक्जोस्फेयर्स है। तो उसी में से जो है हम लोग का वायुमंडलीय परत में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहते हैं समताप मंडल। और ये समताप मंडल हम लोगों के पृथ्वी तल से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं। समझ गए। अब देखिए, जब क्या होता है ओजोन परत, यानी कि जो एक प्रकार का लेयर, जैसा कि यहाँ पर आप जो है आसानी से समझ सकते हैं कि एक प्रकार का एटमॉस्फेरिक लेयर जो हम लोगों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हम लोगों की, यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा करता है। और सूर्य में क्या होती हैं, परावैंगनिक किरणें यानी हानिकारक किरणें होती हैं, जिससे हम लोगों क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान से समझिए, होता क्या है कि हम लोगों के पर्यावरण में क्या है, आपके ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कौन देते हैं, पौधे देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी कि ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वह हरे पौधों से होता है, और वह
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपोत्पाद होते हैं। ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? प्राणवायु नाम दिया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग के पर्यावरण में है। अब क्या होता है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरणें होती है ना, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, आप इसको यूवी रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरण कह सकते हैं, है ना। तो हानिकारक जो किरणें होती हैं वह जैसे ही ऑक्सीजन पर पड़ती है ना, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं में टूट जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से, यानी कि 2 नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ध्यान से समझिए कि जब ऑक्सीजन के अणु पर क्या होता है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, तो यह 2 नवजात ऑक्सीजन में क्या कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और जब हम लोग के पर्यावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन है जो पौधे से आ रहे हैं, और वह किसके साथ, ये जो नवजात ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर के क्या करते हैं, ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि यह क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। क्या बनाएगा, ओजोन का एक अणु बनाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन पर क्या होता है, सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, और परावैंगनिक किरणों के बाद यही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एक अणु 2 नवजात ऑक्सीजन में बदल गए। अब इसी में से जो एक नवजात ऑक्सीजन है वह पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन से जो है संयोग करके क्या बनाते हैं, ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो आप ही समझिए, अगर ओजोन परत को हम लोग को मेंटेनेंस रखना है, क्योंकि ये ओजोन परत हम लोगों के साथ साथ पेड़ पौधे तथा समस्त जीवधारियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग अल्ट्रावायलेट रे से नहीं बच पाएंगे। तो सीधा समझिए ना कि अल्ट्रावायलेट रे से अगर नहीं बच पाएंगे तो ये जो ओजोन परत है हम लोग को जो है छाते की तरह काम करता है, यानी कैनोपी बनाता है। तो इस तरह से हम लोग हानिकारक किरणों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, जो हम लोगों के एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हम लोग के समताप मंडल में पाया जाता है। तो हम लोगों ने सीखा कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो एक बार रिपीट करिए कि जब ऑक्सीजन पर सूर्य की परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं तो वो 2 नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती हैं। ठीक है, और जब 2 नवजात ऑक्सीजन में टूटती हैं तो वह क्या होता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन के एक अणु के साथ ये नवजात ऑक्सीजन मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं और ओजोन के एक अणु का निर्माण करती हैं। इस तरह से अब देखिए क्षय होने के क्या क्या कारण हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके क्षय होने के कारण। तो यहाँ पर जो है देखते हैं क्षय होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लोग एक और चीज़ जाने कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, वह एक विशेष प्रकार की जो है यूनिट से मापा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉब्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई जो है एक विशेष प्रकार के परत के द्वारा, यानी एक विशेष प्रकार के यूनिट्स के द्वारा मापा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉब्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट कहते हैं। अब देखिए क्षय होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है आपका CFC। क्या है, CFC। बहुत बार आप लोग को पूछा भी जाता है CFC का पूरा नाम बताएं। तो याद रखिएगा CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो, क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो, क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और ये आपके जो है ना अलग अलग जो है गैजेट्स के द्वारा, अलग अलग जो है उपकरणों के द्वारा जो है ये निकलता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गए, फ्रीज हो गए, एयर कंडीशन यानी AC हो गया, इन सबों के द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। बहुत सारे आपके व्हीकल्स होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, जिससे आपके जो हैं फ्लोरोकार्बन्स, बहुत सारे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब जो है ना विषाक्त गैसें निकलती हैं, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। फिर आ जाइए, उसके बाद है ODS। क्या है, ODS यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो लिखिए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे,
सब्सटेंसेस, यानी एक ऐसा पदार्थ जो हमारे ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है, क्षय करता है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशन से निकलने वाले विभिन्न गैसों से क्या होता है, ओजोन परत का क्षय होता है, यानी ओजोन परत पतले हो रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों के। तो ओजोन परत के क्षय होने के कारण याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओडीएस यानी कि ओजोन को जो डिप्लीट करता है उसके सब्सटेंसेस, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, एयर कंडीशन से निकलने वाली हानिकारक गैस है। अब देखिए कि इनका क्या क्या प्रभाव है। अगर ओजोन परत हम लोग के वायुमंडल में ना रहें या पतले हो जाएं, यानी कि थीन हो जाएं, तो फिर हम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला जो है वह है त्वचा कैंसर। अगर ओजोन परत थीन हो जाए तो यह हम लोगों में क्या हो सकती है, त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अगला है श्वास लेने में कठिनाई और जलन। अगर ओजोन परत डिप्लीट कर जाता है तो हम लोगों को श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है नेत्र संबंधित समस्याएं, जैसे मोतियाबिंद या जलन जैसी समस्याएं, है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है, नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है उत्परिवर्तन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशंस, है ना। उत्परिवर्तन हो सकता है, यानी कि किसी भी जीवों में अनुवांशिक बदलाव आ सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं, अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, जिससे एक नया जीव जो है आ जाएगा जो हम लोग के इच्छानुसार नहीं होगा, वो प्रकृति के हिसाब से होगा। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन, यानी अनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं इससे। और आयु की कमी, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु की आयु क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। तो ये सारे के सारे प्रभाव है। और ओजोन परत से जुड़े कुछ बातें याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई जो है हम लोग डॉप्सन इकाई से मापते हैं, यानी थिकनेस कितना है, डॉप्सन इकाई हम लोगों को बताता है ना। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई एक विशेष प्रकार के जो है इकाई द्वारा, जिसको हम लोग डॉप्सन यूनिट कहते हैं। फिर आइए, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे तो दो वैज्ञानिक, और ये भौतिक शास्त्री थे, यानी कि जो है आपके प्रकृति के जानकार थे, जिसका नाम था चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन। ठीक है, क्या नाम था, चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन नाम के वैज्ञानिक ने ना 1913 ईस्वी में ओजोन परत के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो ध्यान में रखिएगा कि जो ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई से मापी जाती है, और ओजोन परत के बारे में सबसे पहले हेनरी बुइसन और चार्ल्स फेब्री ने 1913 ईस्वी में बताया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि ओजोन परत क्या होते हैं, यह कहाँ पाया जाता है हम लोग के वायुमंडलीय परत में, यह कैसे बनता है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, इनका क्षय कैसे होता है, यानी क्षय को बोलते हैं डिप्लीशन, कैसे डिप्लीट करता है, जैव विविधता क्या होता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है, उनके जो है क्या उद्देश्य होते हैं, और संरक्षित करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब होता है, अगर हम लोग इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो जैव का मतलब होता है आपका सजीव। क्या होता है, सजीव होता है, जिसको हम और आप जो है इकोलॉजी की भाषा में, यानी पारिस्थितिकी की भाषा में हम लोग बोले थे, उसको बोले थे हम लोग सजीव घटक कहे थे। तो सजीव घटक के अंतर्गत जो है, यानी कि आपके बायोटिक के अंतर्गत जो आते हैं सजीव आते हैं, और सजीव में आपके आते हैं पौधे आते हैं, और दूसरा क्या है, जंतु आता है। तो अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात करें, यानी कि जैव विविधता की बात करें, तो जैव विविधता दो शब्द से मिलकर के बना होता है, जैव और विविधता। यानी अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहें तो बायो और डायवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग,
है ना, और लिविंग में आपके पौधे और जंतु दोनों शामिल हैं। और है डाइवर्सिटी, क्या है, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी। क्या होता है, वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी। तो किसकी वेराइटीज, किसकी वेरिएबिलिटी, तो यहाँ पर पेड़ पौधों की वेरिएबिलिटीज या वेराइटीज और जंतुओं की वेरिएबिलिटीज। कहने का मतलब कि जो सजीवों में यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो पाई जाने वाली जो विविधता होती है, अलग अलग प्रकार के जो वेराइटीज वेरिएबिलिटीज हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, है ना, और उनमें जो पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, यही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और ये होते हैं 3 तरह के। पहला होता है जेनेटिक स्पीसीज, और क्या होता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आप लोगों को कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये रहते हैं सवाल। तो इसमें से जो है जेनेटिक स्पीसीज और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संरक्षण क्या होता है, यानी कि जो कंजर्वेशन वर्ड्स है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से जो है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो कंजर्वेशन है ना, वो 2 शब्द से मिलकर के बना होता है। एक है कौन और उसके बाद है जर्वर है। तो इस तरह से जो है कंजर्वेशन 2 शब्द से मिलकर के बने होते हैं। कंजर्वेशंस यानी कंजर्वर, तो इसमें जो है कौन का अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, और जर्वर का मतलब होता है आपका गार्ड्स यानी सुरक्षा। तो अगर हम लोग इनको परिभाषित करें तो संरक्षण जो होता है ना, एक ऐसा उपाय होता है या वे उपाय हैं जिनके द्वारा पौधे एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, यानी जीवित रखने का मतलब हम लोग उसको बचाएंगे तब वो जीवित रह पाएगा। उनकी उचित वृद्धि तथा विकास, यानी उनकी जो उचित वृद्धि विकास है, यानी कि वृद्धि और विकास को मद्देनजर रखते हुए एवं प्रजनन को सुनिश्चित किया जाता है ना, जिसमें कि पादप संरक्षण के उद्देश्यों में पौधों की समुचित देखरेख यानी देखभाल, फसली पौधों की अच्छी तरह से पैदावार और उनका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकना भी सम्मिलित होता है। यानी कि जो संरक्षण का सीधा मतलब है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाते हैं, है ना, क्योंकि बचाएंगे तभी हम लोग उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका बचा रहना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं बचे रह पाएंगे तो हम लोगों की प्रकृति भी क्या हो जाएंगी, असंतुलित हो जाएंगी। तो हम लोग संरक्षण को एक शब्दों में कह सकते हैं कि संरक्षण जो है एक क्या है, एक कंजर्वेशन यानी जो है एक उपाय होता है जिसमें हम लोग किसी भी जीवों को बचाने का काम करते हैं ना, कंजर्व करते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि पादप संरक्षण की आवश्यकता जो है, इनका जो मुख्य क्या कारण है, हम लोग पौधे और जंतुओं का जो है संरक्षण क्यों करते हैं, कंजर्वेशन क्यों करते हैं, हम लोग क्यों बचाएंगे पौधे और जंतुओं को। तो मनुष्यों द्वारा क्या होता है, पादप संपदा का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो है जितने भी सारे अभी वर्तमान समय में मनुष्य हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है कि पौधों का अंधाधुंध जो है उपयोग किया जा रहा है। यानी कि उनके उत्पाद लिए जा रहे हैं, चाहे वो लकड़ियों के रूप में हो, चाहे उनके फल फूल कंदमूल के रूप में हो। तो क्या कहता है, मनुष्यों द्वारा पादप संपदा का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है आर्थिक और सुख सुविधा के लिए, यानी कि कुछ पैसों के लिए और जो है जीवन जीने के लिए, ताकि हम लोग अपना जो है अच्छे से जीवन जी सके। सुख सुविधा के लिए मनुष्य ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कहने का मतलब ये कि हम लोग अपने जरूरतों को पूरा करने
के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्रकृति में हम लोग के जो पौधे हैं, जंतु हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं। खास करके अगर हम लोग पादप संपदा की बात करते हैं तो इनमें हम लोग फलों के लिए, हम लोग जो है अलग अलग जो है लकड़ियों के लिए, अलग अलग जो है दवाइयों के लिए हम लोग इसका अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है हम लोगों के जो है पौधे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव आता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि संरक्षित करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं हम लोगों को, कि हम लोग संरक्षित क्यों करें। हम लोग पादप जो संरक्षण है यानी कंजर्वेशन है, हम लोग ये क्यों करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला जो पॉइंट्स है वो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि अगर हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं रहेंगे, तो फिर आपस में तालमेल कैसे बना रह पाएगा। यानी कि जब तक जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हम लोगों के पर्यावरण में नहीं रहेंगे, तो फिर पर्यावरण का संतुलन बना रह पाना बेहद ही मुश्किल होगा। यानी कि पेड़ पौधे अगर हैं तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन से ये क्रिएट करेंगे, ये देंगे, हम लोगों को अलग अलग प्रकार की खाने की सामग्री, पहनने की, और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रहने का ये श्रेय देता है, यानी आवास देता है। तो इससे हम लोगों का पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित बना रह पाएगा। दूसरा है संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना। यानी कि जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम लोगों के प्रकृति में जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहें, यानी वैसी प्रजातियां जो है जिनकी संख्या कम है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं, और दुर्लभ प्रजातियां जो कि विलुप्त होने के कगार पर है और वह कम ही संख्या में मिल पा रही है हम लोग के प्रकृति में। तो उनका अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो फिर यह जो है श्रेय जाता है संतुलन का। अगर ये सब के सब हम लोगों के प्रकृति में मौजूद रहे तो फिर जो है हम लोगों का पर्यावरण संतुलित रह पाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट्स में कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना, है ना। बहुत सारे अभी जो वर्तमान समय में हम लोगों के भारत सरकार अलग अलग प्रकार के जो है, जैसे कि आपके बाघ परियोजना है, डॉल्फिन परियोजना है, अलग अलग क्षेत्रों में जो परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट चला रही है अलग अलग जीवों को बचाव कार्य के लिए, ताकि हम और हमारा जो है ये दुनिया या हमारा संसार जो है, हमारा पर्यावरण जो है ये संतुलित रह सके और हम और आप जो है इस प्रकृति में अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। तीसरा पॉइंट से सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना, यानी कि जितने भी सारे जातियां प्रजातियां हैं उनके जो है जीन को क्या करना, आगे बढ़ाना का काम करता है। अगर ये नहीं रहेंगी प्रजातियां तो फिर आने वाले जनरेशन्स में वो किस प्रकार से जीन ट्रांसमिट होगी। अगला है कि जीवों में विविधता को कायम बनाए रखना ताकि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सके। इकोलॉजिकल पिरामिड के कंसेप्ट के बारे में और ये आप लोगों के लिए जो है ना डायग्रामेटिक पोर्शंस के हिसाब से और थ्योरेटिकल हिसाब से ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है ना। तो एक चीज समझिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं ना ये ट्रायंगुलर संरचना होते हैं, जिसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं। कि जो आपके उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, है ना, उपभोक्ता होते हैं, और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इन सबों को ना हम लोग क्या करते हैं, उनके संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। संख्या यानी कि उसका नंबर लेते हैं, जैव भार यानी उसका हम लोग बायोमास लेते हैं यानी ड्राई वेट लेते हैं, और एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेवल लेते हैं। तो इनके आधार पर ना हम लोग किसी भी जीवों को
क्या करते हैं, उत्पादक उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को एक हम लोग ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है ना। हिंदी में लिखे हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, इस तरह से। तो अब ये समझिए कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट था ना, वो किसने दिया था, वो थे आपके चार्ल्स अल्टन। कौन थे, चार्ल्स अल्टन ने दिया था। और यह कब की बात है, तो 1927 ईस्वी की बात है। तो याद रखिएगा, जो इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड का जो कंसेप्ट दिया था, वो चार्ल्स अल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में दिया था। और उन्होंने कहा कि जो ये एक क्या होते हैं, त्रिभुजाकार संरचना होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार संरचना होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का यह कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्पादक को, किसको, उत्पादक को यानी प्रोड्यूसर्स को, यानी कि जो अपने से भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना। उसके बाद जो है आपके उपभोक्ता को, किसको, उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर्स को। और अलग अलग लेवल यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी लेवल यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्सरी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार संरचना में उनकी संख्या के आधार पर, उनके जैव भार के आधार पर और उनके ऊर्जा के आधार पर हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इससे क्या बनता है, एक इस तरह का संरचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड से जुड़ी कुछ बातें, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड सीधे होते हैं और क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। और इकोलॉजिकल पिरामिड में हमेशा जो आधार होता है, इसका आधार ये हो गया और इसका आधार ये हो गया, आधार पर हम लोग किसको रखते हैं, उत्पादक को रखते हैं। किसको रखते हैं, उत्पादक को रखते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल्स लें, जैसे घास के मैदान का, किसका भाई, घास के मैदान का अगर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए ना, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि घास के मैदान में जो जीव होते हैं, जैसे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, वो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे आपका घास होते हैं, घास क्या हो गया, आपका उत्पादक हो गया। घास को कौन खाते हैं, तो टिड्डा खाते हैं, है ना, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, जिसको आप ग्रास हॉपर भी कह सकते हैं। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक जो होता है ना, वह सर्प के द्वारा खाया जाता है, और सर्प जो होते हैं ना, वह पक्षी के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेवल देखें इसका, तो ये क्या है, उत्पादक। क्या है, उत्पादक है। ये क्या हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। कौन उपभोक्ता हो गया भाई, फर्स्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लेवल। ये क्या हो गया आपका, थर्ड लेवल। और ये क्या हो गया आपका, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उत्पादक को हम लोग आधार पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, उत्पादक घास को रखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता को रखेंगे। किसको रखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी उपभोक्ता को रखेंगे, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता को रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टर्सरी को रखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है सर्वोच्च उपभोक्ता को रखेंगे। किसको रखेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता को रखेंगे। तो इस तरह से जो है ना आपका इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। यानी कि
यह जो है एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कैसा है, त्रिभुजाकार संरचना वाला है, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को हम लोग इस त्रिकोणमितीय संरचना में हम लोग उनकी संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और बायोमास के आधार पर इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर इसका कंसेप्ट समझे, हम लोग एक नए वीडियो में जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम लोग कंप्लीट और डिटेल से समझेंगे, है ना, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनका क्या क्या जो है आपका लेवल होता है और इसमें किसको प्रदर्शित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संख्या का आधार का जो पिरामिड कैसा होता है, जैव भार का क्या होता है और ऊर्जा के आधार पर कैसा होता है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं जिसमें आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये मुख्य बात याद रखिएगा। चार्ल्स अल्टन ने इसके बारे में बताया था, तो इस तरह से, है ना। आप लोगों के कक्षा में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, कहता है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए ना आप अपनी आदतों को जो है ना कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कहता है कि अगर आप क्या होते हैं, प्रकृति का मित्र बनना चाहते हैं, पर्यावरण का मित्र बनना चाहते हैं। अब पर्यावरण का मित्र किसको कहते हैं कि वैसे व्यक्ति या वैसे समाज जो क्या करते हैं, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि नॉर्मली मित्र जो होता है ना वह क्या होता है, एक दूसरे का हित सोचता है ना, भला सोचता है ना। तो उसी तरह से हम लोगों के समाज में भी ऐसे समुदाय हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण के हितों के बारे में सोचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण मित्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का सवाल है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना होगा तो आप जो है अपने दैनिक जीवन चक्र में या अपने आसपास के व्यक्तियों को किस तरह से जो है ना उपयोग में आने वाली चीज़ों को, पदार्थों को यूज करने के लिए कह सकते हैं, ताकि वो आदतें, वो जो है हम लोगों के क्रियाकलाप होते हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए नहीं, है ना, किसी भी प्रकार से जो है उसको प्रदूषित ना करें। तो आपका जो पर्यावरण मित्र है यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो किसके बारे में सोचता है ना, पर्यावरण के बारे में सोचता है कि पर्यावरण को हम लोग कितना जो है साफ सुथरा और स्वच्छ रख पाते हैं। तो कहता है कि हम लोग अपने हैबिटेट में, अपने क्रियाकलापों में, अपने जो है जो दैनिक जीवन क्रम है, अपनी आदतों में किस प्रकार का जो है बदलाव करेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो हम लोग आंसर में करेंगे कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए जो है ना हम लोगों को क्या करना होगा, अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन करना होगा, है ना। तो अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहते हैं ना, और मित्र जो होता है वह कभी भी जो है ना बुरा नहीं सोचता है, तो अगर हम लोग भी अगर प्रकृति के तरफ होंगे, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, प्रकृति के साथ खड़े होंगे, तो हम लोग भी एक पर्यावरण मित्र हो सकते हैं ना। तो पर्यावरण मित्र जो है क्यों, ऐसा क्या विशेषता होगा या अपनी आदत में हम लोग क्या क्या सुधार ला सकते हैं ना, कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जिसकी वजह से हम लोग पर्यावरण मित्र कहलाएंगे, है ना, पर्यावरण का साथी कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। अगर हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं यानी कि कम उपयोग करते हैं, जैसे कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना, है ना, जैसे कि बिजली के पंखे और बल्ब का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, व्यर्थ बहते हुए पानी की बचत करना और भोजन को व्यर्थ नहीं होने देना। जैसे होता है क्या है कि हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, फैन और ट्यूबलाइट जलाते हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं ना तो फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे पंखा चलने ही छोड़ देते हैं। बिजलियों के जो है पंखे, आपके बहुत सारे ऐसे जो गैजेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उसका हम लोग व्यर्थ इस्तेमाल ना करें। अगर हम लोग
कमरे में हैं तो फिर पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उस कमरे में नहीं है तो फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना। तो और जो आपके बहते हुए जल होते हैं, जो आपके रोड साइड आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपके जो नल होते हैं ना वह पूरी तरह से खुला हुआ रहता है, यानी तो पाइप जो होता है ना वो फटा हुआ कहीं रहता है, तो पूरा का पूरा दिन जो है पानी उससे व्यर्थ बहते रहता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। व्यर्थ बहते हुए पानी की जो है ना हम लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे, उसको हम लोग रोकेंगे, और जितने सारे जो है भोज्य पदार्थ हैं उसको हम लोग नहीं फेंकेंगे, है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, अपने प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है हम लोग एक पर्यावरण मित्र हो सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं है भाई कि जो है सब कुछ सामने है और हम लोग भूखे हैं, तो ये भी नहीं करना है। प्रकृति में जितने भी सारे आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उसका हम लोगों को आवश्यकता अनुसार और विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है। अब आगे आइए, दूसरा पॉइंट से रिसाइकलिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनः चक्रण कहते हैं। पुनः उसको हम लोग चक्रित करेंगे। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, प्लास्टिक, कागज, कांच जैसी धातुओं का जो वस्तु होता है ना उसको हम लोग पुनः चक्रित करके उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, कागज होता है, इन सबों को जो है ना अगर हम लोग रफ यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपके आसपास के क्षेत्रों में आपको बहुत सारे ऐसे जो है पॉलीथीन, आपके प्लास्टिक बिनने वाले मिल जाएगा ना, चुनता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनको जो है एक स्थानों पर रखा जाता है, फिर उसकी रिफाइनिंग करी जाती है और उसको पुनः जो है एक नया रूप दे दिया जाता है। इस तरह से हम लोग पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं, और हम लोग अपने पर्यावरण में क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं अपने लंबे समय तक। तो हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों की रिसाइकलिंग कर देंगे जो हो सकते हैं। जैसे आपके धातु की वस्तुएं हैं, अगर पुरानी हो गई तो फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, एक नया रूप दे देंगे, है ना। उसके बाद आगे है रीयूज, है ना। अगर हम लोग कोई भी वस्तु है, जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, या कोई डब्बा होता है पेंट वगैरह का, तो वो जो आपका मटेरियल्स होता है, जैसे आप कोको कोला पिए, पेप्सी पिए, है ना, तो वो जैसे लाए, है ना, उसके बाद जो बचा, जो बाकी पेय पदार्थ है उसको तो हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो डब्बा बचा ना उसका आप अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। पानी पीने की बोतल जो है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या घर में कोई जो सामान है, खाने की चीज़ें हैं, है ना, तो वो आप उसको अच्छे से रख सकते हैं, गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है कि रीयूज यानी पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी कि पुनः उपयोग के तरीके में हम लोग किसी भी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन करेंगे उसी का अलग अलग मॉडिफिकेशंस करके, है ना। जैसे कि प्लास्टिक तथा डिब्बों का उपयोग हम लोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ऐसे आदतें हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रकृति को नुकसान होने से बचा पाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये आप सबों के लिए जो है ना, खास करके आपके 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो है आपके प्रीवियस ईयर में जो है ये सवाल पूछे गए हैं। तो ये याद रखिएगा कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए जो है ना हम लोग अपनी आदतों में कौन कौन सा बदलाव करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, और इसको जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे हम लोग। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म रिड्यूस है, क्या है, रिड्यूस, कम उपयोग करेंगे, यानी कि जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग बुद्धि विवेकपूर्ण, है ना, जो मानव की आवश्यकता अनुसार होगा उसको करेंगे, है ना। व्यर्थ नहीं करेंगे कि चलो भाई पानी है तो पूरा हम लोग पानी का पानी जो है हम लोग पूरा
पूरा दिन क्या हो रहा है, बह रहा है। अगर लाइट है तो पूरा हम लोग दिन भर पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण करना। अगर कोई भी चीज़ें जो है उसको हम लोग फिर एक नया रूप दे सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है, इस तरह का जो अगर हम लोग कांच, इस तरह का रिफाइनिंग करके अगर हम लोग एक नया रूप दे सकते हैं तो फिर हम लोगों को पुनः चक्रित करके उसका उपयोग कर लेना चाहिए। फिर आगे है रीयूज, है ना। तो पुनः उपयोग के तरीके में हम लोग वस्तु को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक और डिब्बों के प्रयोग में ना जो है रसोई घरों में, गमलों में, अलग अलग जगहों पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम और हमारा परिवार और हम लोग इस पर्यावरण में सुरक्षित रह सकते हैं।